हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में मैं अजय आपका स्वागत करता हूं। सहायक शिक्षक एवं शिक्षक भर्ती से संबंधित बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सीरीज में हम एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए हम आज की दूसरी सीरीज में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? एक, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। दूसरा, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। तो यहाँ पर कौन सा अधिगम आकलन को उजागर करता है बोल रहा है यहाँ पर, तो इसका हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात शिक्षक विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं को ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। एक, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा, जो कि है हमारा बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। जब हम उसकी जो सीखे रहते हैं अपने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव से, उनसे संबंधित जो भी बोलना चाहते हैं उसकी आवाज़ को हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ये जो है बच्चों से केंद्रित, बच्चों से रिलेटेड क्या है यहाँ पर शिक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में प्याजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात प्याजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पर कथन भाषा और विचार के बारे में पूछा गया है, प्याजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय द्वारा यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? तो इस तरह के कथन के विषय में क्वेश्चन हमसे पूछी जाती है कि किस टाइप से प्रश्न है, किसको यहाँ पर पॉइंट करती है, मतलब प्रतिबिंबित करती है। तो इसका जो ऑप्शन है हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा है। दूसरा, लिंग समरूपता। तीसरा, लड़की के लिंग की गलत पहचान। चौथा, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। तो इसका वास्तविक में हमारे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका 1, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, अर्थात पुरानी जो धारणाएं होती है उसको यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंबित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला है हमारा, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। सी, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होनी चाहिए। सी है यहाँ पर, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार न हो। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर हमारा 1 जो है सही बोल रहा है, क्योंकि विद्यार्थी
अपनी खुद की रिक्तियाँ और शक्तियाँ दोनों के विषय में देख सकता है, क्या घटी है और क्या कमी है, आकलन के माध्यम से वो देख सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट है बी जो है विद्यार्थियों को तुलनांकन मूल्यांकन भी होता है, नहीं तुलनांकन मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, गलत है हमारा। सी आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बल्कि क्या है बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर सही होता है। और यहाँ पर उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसे भय और चिंता का संचार न हो, चिंता संचार ये सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी अर्थात ए एवं सी यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो क्या पढ़ना चाहिए वहाँ पर पूछा गया, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में पढ़ना चाहिए, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ ही उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक को क्या करना चाहिए, यहाँ पर पूछा गया है। देखिए पहला क्या है, समूह में वैयक्तिक भिन्नता को बनाने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारियों का ध्यान देना चाहिए। तो सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, वंचित पृष्ठभूमि विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा, नहीं, ताकि वो अपने विद्यार्थियों को बराबर पहुँच सके, गलत है। सांस्कृतिक जानकारी का अनदेखा करेगा, अनदेखा नहीं कर सकता। ताकि कोई भी ऐसे क्वेश्चंस पे जब निगेटिव धारणाएं या निगेटिव थॉट्स जब आती है तो गलत होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी मतलब किसी भी व्यक्ति की सांस्कृतिक जानकारियों का अनदेखा हम नहीं कर सकते, समान उसको व्यवहार देना चाहिए, समान उसकी रेस्पेक्ट करना चाहिए, इसलिए 2 और 3 गलत है। चौथा, समान आर्थिक पृष्ठभूमि बच्चों का समूह बनाना और उन्हें एक साथ रखना चाहिए, नहीं, सबको एक साथ रखना चाहिए, ना कि अलग अलग समूह बनाकर, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। समूह में व्यक्ति भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। विकास के सिद्धांत यहाँ पर दिया हुआ है, उसको कौन सा उसके सिद्धांत है और उसके वर्णन क्या क्या है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इसका देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, समीप दूराभिमुख दिशा, इसका क्या होगा यहाँ पर देखते हैं वर्णन में। यहाँ पर विभिन्न बच्चों की भिन्न भिन्न तरह से बढ़ते हैं, नहीं, इसका उत्तर होगा हमारा यहाँ पर दो ऑप्शन इसका यहाँ पर देखते हैं, 2 ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर, क्योंकि पहला जो यहाँ पर सरल से जटिल की ओर वृद्धि दिशा, पदामुख की दिशा मतलब सरल से जटिल की वृद्धि, मतलब 1 का हमारे यहाँ पर समीप दूराभिमुख दिशा के यहाँ पर 5 हो जाएगा, और सिर पदामुख दिशा B का हमारे यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा, सिर से पैर तक सिरामुख लिखा है। तो अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं हमें आ रहा है यहाँ पर, भिन्न भिन्न बच्चों के दर को यहाँ पर दिखाएगा, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं कौन से बच गए हमारा लास्ट में, तीसरा नंबर, अर्थात किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी सही उत्तर है। देखिए सी यहाँ पर क्या है, सही है। हाँ, ऑप्शन नंबर 2, 4, 5, 2, 1 और 3 वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संज्ञान और संवेग के विषय में यहाँ पर पूछ रहा है, संज्ञान क्या है और संवेग के बारे में कथन है, उस पर कौन सा सही है, इस पर हम
बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। गलत है ये। संज्ञान संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल ही सही है। तीसरा, संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान प्रभावित नहीं करता है। गलत। संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करते। नहीं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात संज्ञान और संवेग एक दूसरे को प्रभावित जुड़े हुए रहते हैं परस्पर और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी शिक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों को सीखना। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा है जिसमें कई प्रकार के विद्यार्थियां हैं और उसमें सहयोगी अधिगम और समवयस्कों में से सीखना है, अर्थात एक दूसरे से सहयोग करके सीखना है। अधिगम अर्थात क्या होता है यहाँ पर सीखना है ना, और समवयस्कों से सीखना अर्थात हम उम्र के लोगों से सीखना है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारे यहाँ पर देखिए ऑप्शन, सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए। निरुत्साहित एक निगेटिव शब्द है इसलिए इसको तो पहले से काट देते हैं। केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। ये भी गलत है। कभी कभी प्रयोग किया जाना कभी और हमेशा जहाँ भी रहता है निगेटिव पॉइंट में लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। ये पॉजिटिव लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमता के अनुसार अलग अलग किया जाना नहीं, गलत है। इसलिए हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो कि यहाँ पर प्रोत्साहन की बात कर रहे, पॉजिटिव बातें हो रही यहाँ पर, इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक शिक्षिका है जो अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। तो विविधता मतलब भिन्नताओं को क्या कर सकती है, संबोधित कर सकती है। ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या आता है। भिन्नताओं को स्वीकार करके और उन्हें महत्व देकर, सही लग रहा है ये तो, बिल्कुल है ना। अब देखते हैं यहाँ पर, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 है उसका उत्तर जो है यहाँ पर ए सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन मानक निर्देश देकर निष्पादन सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है। तो हमारा उत्तर ए, बी और सी आएगा। किस में है? ए, बी, सी ऑप्शन नंबर 4 में है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा चौथा ए, बी और सी। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वो किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों को आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। इस टाइप से प्रश्न को हमको बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए क्योंकि एक पूरी स्टोरी ऐसे प्रश्नों में छिपी रहती है। अब देखिए इसका जो सिद्धांत के हिसाब से इसका क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। पहला क्या है यहाँ पर, श्रवण विकलांग सिद्धांत, श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, सीख न सकने वाले शिक्षार्थी, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। देखिए इसको पढ़ने से एक्टिविटी बता रहा है क्वेश्चन में, छूने की बात कर रहा है, अनुभव करने की बात कर रहे हैं। तो छू के अनुभव करने वाला कौन व्यक्ति होते हैं? जो जिसके आँख रहते हो तो देख सकता है, जो कान रहते हैं सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर छू कर अनुभव करने की बात कर रहे हैं ना। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 अर्थात दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छी शैक्षणिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए यहाँ पर अच्छे शैक्षणिक कार्यक्रम के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर स्मरण प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ता पर बल देना, गलत है ये। उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों का काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, ये भी गलत है। उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं,
ये यहाँ पर सही उत्तर है। उनके चौथा में उनको आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 क्या है यहाँ पर सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विद्यालय में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। निम्नलिखित कथन दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में। तो इसका देखिए हम जल्दी से देखते हैं। यहाँ पर ए जो है यहाँ पर गलत है, बी भी गलत है। समुदायों के से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं, ऐसा नहीं होता है। उन विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के अनुरूप पुरस्कार नहीं दिए जाते, ये भी गलत है। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर बी यहाँ पर सही है, पुरस्कार देना चाहिए बच्चों को जो असफल होते हैं। ऐसा नहीं है, जो अच्छा काम करते हैं, जो पढ़ाई में करते हैं, खेल में करते हैं, उनको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो बी यहाँ पर क्या है सही लग रहा है। देखते हैं सी हम। तो यहाँ पर सी जो है यहाँ पर विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उन्हें तरीके से नहीं किया जाता उनके लिए सार्थक हो, ये सही हो सकता है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा क्योंकि बी और सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण को ढूंढ पढ़ते हैं फिर भी इससे बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, इनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। 2 अवतरण है, एक ही अवतरण है और लेकिन उसके 2 विद्यार्थी भिन्न तरीके से पढ़ते हैं, तो ये क्या सत्य इसमें से देखते हैं हम। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं, गलत है। संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उन्हें दोबारा पढ़ाना चाहिए, ये भी नहीं है। अब देखिए संभव क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण भिन्न विधियों से प्रभावित कर सकता है। संभव है भाई, बिल्कुल संभव है क्योंकि एक ही चीज़ों को व्यक्ति अधिगम के विविध कारण है, भिन्न भिन्न तरीक़ों से समझते हैं और उसको प्रभावित कर सकते हैं। एक ही बात का कई ठो अर्थ निकाला जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खाली स्थान है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर बोल रहा है, देखिए स्वभाव में निष्क्रिय एवं सरल, सक्रिय एवं सामाजिक, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय और सरल। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सक्रिय और सामाजिक यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पर अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक होता है। अधिगम हमेशा सक्रिय होता है, सीखना हमेशा सक्रिय माना जाता है और सामाजिक भी होता है शिक्षा। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावित विद्यार्थियों बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र रूप से चिंतन करने, एक तो स्वतंत्र रूप से चिंतन करना है, प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, ये सही है। दूसरा यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक असफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। प्रत्येक सफलता के लिए पुरस्कार देने की आवश्यकता नहीं है, उसको कभी कभी बीच बीच में पुरस्कार देना चाहिए, सिर्फ प्रोत्साहन के लिए। छोटी छोटी इकाइयों खंडों की जानकारी प्रदान करना चाहिए, ये भी गलत है। एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो, नहीं गलत। इसका हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 1 यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें क्या होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों को, क्योंकि एक जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा आपको कठिन लगेगी, लेकिन ऐसे प्रश्न जो है जो सभी लोगों से नहीं बनेगी लेकिन आपसे बनेगी क्योंकि आप इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसको ध्यान से आप पढ़िए और इसको क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में आपको ज़्यादा समय देना पड़े लेकिन इसमें से आपको बहुत सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त होगी, प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी सी हो जाएगी। देखिए
यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी जो है समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलाप से लगाना चाहिए जिनमें हो समस्या समाधान के लिए कौशल प्राप्त कर ले विद्यार्थी, और कैसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए जिसमें क्या हो, प्रत्यास्मरण, रटना और समझना। नहीं, ये तो गलत है। बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्वीकृत कार्यपत्रक नहीं, ड्रिल और अभ्यास नहीं, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। जी बिल्कुल, क्रियाकलाप यहाँ पर बोला गया है, तो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, ऐसे चीज़ों में उनको भाग लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। कक्षा तक पहुँचने वाली बच्चों को भोली अवधारणाओं को जगाना। कक्षा तक पहुँचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अच्छे से पढ़ते हैं तो बच्चों की भोली अवधारणाओं को क्या है यहाँ पर जानना है। इसमें क्या क्या संबंधित हो सकते हैं, देखिए, शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, नहीं, गलत बात। शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, ये भी गलत है। शिक्षक का काम है सिखाना, किसी हौसले को पस्त नहीं होता है, निगेटिव बात है ये। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होगा, ये सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बंद, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं इसमें, देखिए, यहाँ पर शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 चारों के अधिगम को प्रभावित कर सकता है। यदि उत्प्रेरण नहीं तो भी प्रभावित करेगा। परिपक्वता होना चाहिए, युक्तियाँ होना चाहिए, शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य भी होना चाहिए। जब भी बीमार रहेंगे शारीरिक रूप से तो भी आप शिक्षण को अच्छे से नहीं कर सकते, वो प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमारा उत्तर है यहाँ पर A, B और C, D चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम है। यहाँ पर सार्थक अधिगम क्या है? अधिगम मतलब होता है सीखना, तो सार्थक सीखना क्या है यहाँ पर? वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, उद्दीपन तथा उत्तर के बीच युग्म तथा साहचर्य, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। बिल्कुल, चौथा नंबर का ऑप्शन यहाँ पर क्या है? अधिगम का सार्थक है अधिगम हेतु। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं हम, यहाँ पर क्या लिखा है? विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जाना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, सही लग रहा है। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, नहीं, निम्न स्तर के बच्चे हैं, उच्चतर स्तर के बच्चों के प्रश्नों की अपेक्षा हम नहीं कर सकते। बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकता है, नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। विकास के सिद्धांत बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत कथन को हमें छांटना है। ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अंत्योन क्रिया से होता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। 3 है, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता बहुत होती है। 4 है, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। हम एग्ज़ाम के द्वारा, टेस्ट के द्वारा बच्चों में क्या विकास हुआ है उसको हम देख सकते हैं, या फिर शारीरिक विकास को देख सकते हैं परिणात्मक प्रक्रिया के माध्यम से। इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पर 4 सही है।
24 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान तथा खाली स्थान की विशिष्ट अंत्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बोल रहा है वंशानुक्रम और पर्यावरण। ऑप्शन में खाली स्थान डाल के देखिए, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। एक सही लग रहा है। चुनौती सीमाएं गलत, स्थिरता परिवर्तन भी गलत, खोज पोषण भी गलत, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में कौन सा सत्य है, देखते हैं। आइए, समाजीकरण विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, गलत बात है। समाजीकरण विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। विद्यालय समाजीकरण एक महत्वपूर्ण कारक है, सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका है। थोड़ी बहुत क्या, बहुत भूमिका होती है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारण है, पहला और मुख्य नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। विद्यालय के अलावा भी व्यक्ति सीख सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अर्थात विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। पहला मुख्य कारक नहीं लेकिन महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में यहाँ पर हमको सही कथन छांटना है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं, गलत। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, ये सही है। पियाजे जी का कहना है कि संज्ञानात्मक विकास जो है चरण नहीं परंतु एक बढ़ने की निरंतर प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। जब हमको सही उत्तर मिल जाता है तो अन्य ऑप्शन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हम आगे टिक करके बढ़ सकते हैं अपने एग्जाम हॉल में, ताकि हमारे पास और प्रश्नों के लिए अधिक समय बच सके। 27 नंबर है यहाँ पर, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य पूछा गया, देखिए यहाँ पर कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाती है। जी, संरक्षण के संबंध में प्रत्यय से तात्पर्य यही है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है हमको, अर्थात देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, संगीतात्मक, तो संगीतात्मक में आएगा हमारा यहाँ पर मूर्तिकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है और इसका संगीतात्मक यहाँ पर वायलिन वादक आ जाएगा। भाषिक का हमारा यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर कवि। अंतर्वैयक्तिक का हमारा यहाँ पर आ जाएगा चिकित्सक, और स्थानिक आ जाएगा हमारा मूर्तिकार। तो यहाँ पर देखिए संज्ञात्मक का यहाँ पर वायलिन चौथा में कौन सा है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन है, और भाषिक में कवि ऑप्शन 2 में है। फिर यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, चिकित्सक है, और स्थानिक है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 में, अर्थात मूर्तिकार। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेव वाइत्गोत्स्की के अनुसार, यहाँ पर उनके अनुसार जो स्टेटमेंट है उसको हम आगे पढ़ के समझेंगे। क्या बोल रहा है, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषिक विकास जो है मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, बिल्कुल सही है ये, अर्थात हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को। लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक तर्क सिद्धांत की अनेक बातों की आलोचना की जाती है, आलोचनात्मक संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए आलोचना की जाती है उसमें कौन सा सही है, बोल रहा है अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोलबर्ग ने
पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। नहीं, ये गलत बात है, नहीं दोहराया है। कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। कोलबर्ग सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, केंद्रित करता है, बिल्कुल करता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, कोलबर्ग ने अपने अध्याय को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित रखा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है, मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। आज हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों का अध्ययन किया है, उसके उत्तरों का हमने मूल्यांकन किया है और सही उत्तर प्राप्त किया है। आगे हम अगली कड़ी में और भी हमारे जो सब्जेक्ट है, चाहे आपका बाल विकास हो, पर्यावरण हो, सामान्य अध्ययन, हिंदी भाषा, इनके प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। हमारी वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।